अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और सुबह के वक्त कोशिश होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, चाहे सियासत से जुड़े मामलात हों, मईशत से जुड़े मामलात हों या समाजी नौयत के मामलात हों। कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू की जाए और इसके साथ साथ हमेशा से कोशिश रही है कि सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। मुख्तलिफ ऐसे सेगमेंट्स हमने तरतीब दिए हैं जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह यहाँ पर उनको हम मदऊ करते हैं और उसके बाद उनसे फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बहुत सारे पैगाम देखने वालों की जानिब से भेजे जाते हैं और वो सिलसिला जारी है। तो आज हमारे जो स्केजुअल गेस्ट हैं, तशरीफ़ फरमाएँ मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जो कि एक समाजी शख्सियत भी हैं और पेशे से तो वैसे डॉक्टर हैं और बहुत सारे समाजी कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ जो है वो टेलीविज़न के साथ भी बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी है, ख़ुद भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं माजी में। इसके अलावा एनालिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद देता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं। पिछली नशिस्त के अंदर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, फेफड़ों के अमराज जो हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की और बहुत सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू की। आज का जो मौजूद गुफ्तगू है वो ज़रा बच्चों के हवाले से है और बच्चों में भी ख़ास तौर पर जो गले के अमराज हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सही। टॉन्सिल्स का इशू है, थायराइड का इशू और बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आते हैं। वो तो चलें, आगे चल कर ये चीज़ डेवलप होती है, लेकिन इनिशियली जो बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो गले के अमराज है। मैं चाहूँगा इसको ये आज मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए, यहाँ से बिल्कुल सही है, खास करें। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत खूबसूरत टॉपिक है और ये असल में आज का करंट टाइम डिजीज़ कहलाता है ये टाइम जो होता है। और ये अभी देखें आपके विंटर हमारा जा रहा है और मौसम में बाहर शुरू हो रहा है हमारा, तो ऐसी बीमारियां जो इस मौसम में हो जाती हैं सबसे कॉमन बीमारियां कहलाती हैं। इसमें गला हमारा सबसे कॉमन है। वो आप ये देखिए कि अगर बोलेंगे, तेज़ बोलेंगे तो हमारा गला ख़राब होगा, उसमें आवाज़ हमारी ख़राब होगी। अगर हम ज़्यादा खाते हैं या खाना ज़्यादा पीते हैं तो हमारा गला ख़राब होगा। पेट का जो भी बीमारियाँ आती हैं वो गले से शुरू होती हैं हमारी। लेकिन अगर हम स्टार्ट देखें तो एक्चुअली हमारे नाक से शुरू होता है सारी बीमारियाँ। तो ये ताल्लुक एक इंटरकनेक्शन बनता है, यानी एयर से, नाक से और थ्रोट से। थ्रोट जो एक ऐसा इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी हमारी कान की, नाक की आके जमा होती हैं और यहीं से स्प्रेड आउट होती हैं। अब छोटा बच्चा जो है सबसे पहले आप देखें उसने जैसी दुनिया में सांस ली, अब ये सवाल पैदा होता है कि आपने सांस किस माहौल में ली। अगर वो हमारे साउथ एशिया का माहौल है, पाकिस्तान का माहौल है, तो समझ लो पहले साथ ही उसको जरासीम चले गए। बहुत खूब। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बाहर के इन्फेक्शन, जरासीम उड़ते हुए एयर ड्रॉप इन्फेक्शन हमारे यहाँ कॉमन है सामने। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात लेबर रूम जहाँ पे ये बच्चे होते हैं उनमें तक में इन्फेक्शन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है ये। और ज़्यादातर हमारे कंसेप्ट लोगों का पता है आपको कि घरों में डिलीवरीज कराते हैं, तो ये बच्चे इन्फेक्टेड शुरू से हो जाते हैं। अब हमारे पास मदर्स आती हैं और कहती हैं कि साहब इतना छोटा बच्चा है, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पीलिया हो गया, इनकी जो है वो नाक बहने लग गई है, इनको बुखार हो रहा है, इनको गले में, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है ये? तो सवाल ये कि आप जिस माहौल में रहते हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत होते हैं। अच्छा, एक बात ये बड़ी अहम है कि जितने भी इन्फेक्शन है, यानी समझ लीजिए कि मिलियंस में बैक्टीरिया, वायरस हमारे ऑलरेडी बॉडी में पाए जाते हैं। वो सब डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उनको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। जहाँ बाहर का एलर्जन या कोई भी एक्टिविस्ट जाके मिलता है वो वापस शुरू हो जाता है, वो एक्टिवेट होकर जरासीम जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब वो ज़्यादातर जो होता है सबसे ज़्यादा वो नाक के प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चे आते हैं, नाक बंद हो रही है, नाक बंद हो रही है, सांस बंद हो गया, सीना बहुत ख़राब है। जब चेक किया जाता है तो सीना कोई इतना ख़राब नज़र नहीं आता। हाँ, नेज़ल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, गले में प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर उनको ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं नहीं, सीना बड़ा ख़राब हो गया। तो मेरा कहना ये एक सबसे अहम बात जो है इसके अंदर ये कि ये डेवलपमेंट है। ये आपकी जो नेज़ल बोन्स की जो डेवलपमेंट है वो डिले होती है। यानी आप समझे कि 4 से 5 माह की उम्र पे जाके ये नेज़ल बोन जो है ये डेवलप होती है। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये डेवलप नहीं होगी तो थोड़ी देर कर्व रहेगी। तो जब भी कर्व होगी जो सांस लेंगे वो जो है वो थोड़ी यहाँ जाकर ट्रैप होगी, तो उससे होके जाएगी, रुक के जाएगी। जब ट्रैप होके जाएगी तो सांस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह। इसके लिए सिंपल ये होता है
कि आप बच्चे को थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में रखें, यानी आप 40 से 45 जाविये पे अगर हम बच्चों को सुलाते हैं ऐसे करके, तो वो उसकी नाक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। अब वो आराम से सांस लेगा, रोएगा भी नहीं, बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। इसमें यूजुअली मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको मुझे है बताना पड़ता है कि इसको बच्चों को आपने ऐसे रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्चा जैसे भी दुनिया में आता है, भले वो गर्मी हो या वो सर्दी हो, उसको इतना लपेट दिया जाता है कि उन्होंने समझा कि जरासीम इसी को लग रहे हैं, सर्दी हो रही है तो इसी को लग रही है। तो मैं ऐसे बच्चों माओ से कहता हूँ कि भाई आपका बच्चा है ये, तो आप जैसा है तो आप अपने तरह रखें इसे, आप इतना ज़्यादा क्यों पहना रही हैं, कपड़े क्यों पहना रही हैं इसे। ठीक है, ये बच्चा छोटा है, इसको अटैच हो जाता है, लेकिन पहली चीज़ ये है कि आप जहाँ बच्चों को आप इतने कपड़े पहना रही हैं, वहाँ बच्चों को वैक्सीनेशन कराएं। हैं, आप बच्चों को पहला टीका, दूसरा टीका, पोलियो के कतरे, दूसरी ये दें आप। तो ये प्रोटेक्शन, ये कपड़े इसके प्रोटेक्शन नहीं है। तो यही मैसेज भी है आज का बच्चों के लिए, न्यूबॉर्न के लिए, कि आप बजाय इसके का उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं कपड़ों के जरिए, माहौल के जरिए। ठीक है, दैट इज़ गुड, मगर ये कि आप उनको वैक्सीनेशन कराएं। आप सबसे पहले देखिए, बच्चा जैसे ही पैदा होता है हम उसको BCG का टीका लगा देते हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे। क्यों लगाते हैं? इसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा टीबी पाई जाती थी, अब दोबारा डेवलप हो रही है, तो सबसे पहले हम उससे महफूज करते हैं। अब हमने उसके साथ पोलियो के कतरे मिला दी, वो भी बढ़ता चला जा रहा है मुल्क में। तो अब जैसे थोड़ा सा हो तो हमने DPT के लगा दी। ये बच्चों की बीमारी है, ये गले की बीमारियाँ कहलाती हैं सारी, ये बच्चों गलों की थ्रोट इन्फेक्शन हैं सारे। जिनको वैक्सीन लगा दी जाती है उनके चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बिल्कुल कम हो जाता है, लेस देन 50%। उनकी अपनी इम्यूनिटी बन चुकी होती है। छोटी मोटी हवाएं को तो वो यूं ही गुजार देते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वही बच्चे जिनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता, उन बच्चों को गले की बीमारियाँ होती हैं, साइनसिस उनके होते हैं, कानों में भी बाज़ वक़्त प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ पाई जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इनको कंसीडर कर लें हैं और उनकी मदर्स को अगर हम गाइडलाइन दें कि अगर आप बच्चों को इस तरह से साफ, देखिए आप बच्चे आगे सफाई रखते हैं ना, तो हम लोग एक्सटर्नली करते हैं, हम नाक नज़र की कोई सफाई नहीं कराते। बच्चों को चाहिए, मैं इनसे कहता हूँ कि आप प्रोब बना दें, थोड़े थोड़े नाक को साफ करें, थोड़ा थोड़ा कान को साफ करें, थोड़ा बच्चों को लंबी सांस दिलाएं। हमें जहाँ आप दूध पिलाते हैं वहाँ थोड़ा सा 1-2 कतरे हल्का सा नीम गर्म दूध पिला दें या नीम गर्म पानी थोड़ा दें, तो उससे गले साफ हो जाते हैं, है ना, उनसे बच्चे बीमारी से महफूज हो जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। या फिर इसमें जैसे बच्चों की सबसे ज़्यादा होता है, आप बच्चा छोटा हुआ पता लगा फर्स्ट पहला या दूसरा तीसरा दिन होता है, हल्का बुखार वो पी लिया हो गया, जॉन्डिस होता है बच्चों में, बड़ा कॉमन है। तो हमने देखा कि वो आ रहे हैं, भाई ये क्या हो गया, अब वो अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि ये जो जॉन्डिस, शुरू का जो जॉन्डिस होता है, शुरू के फर्स्ट 16 डेज, 2 से 2.5 हफ्ते 3 हफ्ते होता है, ये नॉर्मल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये इसकी वजह ये होती है कि आपका जो लीवर है बच्चों का थोड़ा सा इमेच्योर होता है, तो वो जिगर में बिलिरुबिन डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस नॉर्मली खुद ही ये पीलिया खत्म हो जाता है, 16-17 दिन 18 दिन में खत्म हो जाता है। ये कोई वोमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये तो एक नॉर्मल ही है तरह से। ज़्यादातर बच्चे जिनके सीजर होते हैं, सीजेरियन होते हैं, उन बच्चों में ये कॉमन पाया जाता है, इसलिए कि उनका इमेच्योर होता है, जिगर जो होता है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट डे बुखार आ रहा है और पीलिया तेजी से बढ़ रहा है, वोमिट बढ़ रहा है, तो वो ज़रा खतरनाक है। उसके लिए फिर अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन यही सब चीज़ें थोड़ी देर हुई, पता लगा 15 दिन का बच्चा है या 2 या 3 हफ्ते का है, पता लगा नाक फ्लू बहना शुरू हो गया। और जब नाक को जब फ्लू करते हैं तो वो गला भी खजाला जाता है, गले को देखते हैं तो सीना खराब होता है। तो ये हमारे यहाँ कॉमन है। मैं ये कहता हूँ कि आप नज़र को साफ रखें, गले को जो है इसी तरह से, जब आप अच्छा मुंह खोल के सांस लें पूरा, जब ऐसा करेंगे तो हवा जो जाएगी भी आएगी भी, तो ये एयर में ये एयर फ्रेश हो जाता है आपका। जब ये चीज़ें होती है तो सांस फेफड़े बच्चों के बेहतर। जब भी सांस रुकेगी गले में, नाक में, तो सीना खराब होगा। सीने में रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज हो जाता है, रेस्पिरेटरी जो ब्रीथिंग है वो बढ़ी जाती है। ये ब्रीथिंग बढ़ते बढ़ते आगे आगे नमूने में जाती है। तो हमारा काम ये है कि माओं का भी काम ये है कि जब से पहले हम डॉक्टर के पास एक चेकअप शुरू में ज़रूर कराएं। नॉर्मल बच्चे की एक चेकअप ज़रूर होती है, फिर उसके बाद 15 दिन पे और फिर 3 महीने पे ऐसे कराएं। अगर आप फ्रिक्वेंट बच्चों को चेकअप
कराएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम उनको डेवलप नहीं होंगे। नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि प्रिकॉशंस क्या लेने की ज़रूरत है। अब इसमें जो सबसे ऊपर चीज़ आती है वो ये समझ में आया कि हाइजीन होनी चाहिए। अब वो डिलीवरी से लेके बाद प्रोसेस तक भी वो हाइजीन का ख्याल क्योंकि नहीं रखा जाता, इस वजह से सारी बीमारियाँ जो है वो डेवलप होती हैं। और सेकेंडली ये कि जो वैक्सीनेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके बाद फिर इसको परस्यू करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बड़ी कॉमन चीज़ है वो कंजेशन की जो शिकायत होती है बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किस वजह से डेवलप होती है? क्या जी उसके हाँ, लिए बड़ा अच्छा रीज़न बात है, है? और ये रिलेटेड है ये। जी हाँ, जैसे आपके देखा मैंने कि नेज़ल बंद हो रही है, नेज़ल ड्रॉप जो आपने डाल दिया या नाक का खोल दिया, लेकिन बाज़ औक़ात वो इनकम्प्लीट नेज़ल ओपनिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये एयर जो है मैंने बताया ना, इसके ज़रिए जो है बैक्टीरिया जा रहे हैं, फंगल जा रहा है, इसके ज़रिए वायरस जा रहे हैं, गले को ख़राब करते हैं। बेसिक चीज़ गला ख़राब होता है, गले से चीज़ें निकलती हैं आगे। अब वो इन्फेक्शन जो डिसेंड कर जाता है, लंग्स में आ जाता है, लंग्स के ट्रैकिया में चला जाता है, तो उस पर ये बीमारियाँ डेवलप हो जाती है, कंजेशन हो जाता है। जब भी किसी समझ लो ट्रैकिया में या ब्रोंकस में या ब्रोंकाई में या एल्वेलाई में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा किसी भी हवाले से, तो वो जो है सांस में प्रॉब्लम आएगी। जब सांस में प्रॉब्लम आएगी तो सिंपली हम लोग इसको कहने लगते हैं कि भाई तो नमूनिया कंडीशन में जा रहा है। अगर बुखार भी है उसके साथ है, तो हमारी सारी यही है कि हम पहले गले को सेव करें, और गले को सेव करने के लिए वही नाक वाक आप साफ रखें, वैक्सीनेशन कर दिए। अच्छा, माहौल से हाइजीन की बड़ी ज़रूरत है। जिस माहौल में इन्फेक्शन फैल रहे आप माहौल में ना जाएँ, क्राउड में जाएँ, ओवर क्राउड ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कहते हैं ये बच्चे जो फीड करती हैं वो माएँ करें या फीडर से गिराएं। असल में सब चीज़ से इम्पोर्टेंट चीज़ है छोटे बच्चों का, अगर माँ दूध पिला रही है तो जब भी पिलाए अपने जो दूध के अंदर निपिल्स हैं उसको वॉश करें, इस तरह से वॉश करें साफ सुथरे के, फिर बच्चों को दूध पिलाएंगे। और दूध पीने के बाद अपने निपिल भी साफ करें, और अगर फीडर है तो उसको अच्छी तरह स्टेरलाइज करें। यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यहीं से जाते हैं सारा। इसी तरह नाक वाक आप रखेंगे, क्लियर रखेंगे, माहौल को रखेंगे, तो मैं समझता हूँ मोर देन 50% हमारे जरासीम नहीं आएंगे। अगर ये जरासीम जाते हैं तो सीना खराब होगा, सीना खराब होगा तो नमूनिया आ जाता है। नमूनिया आ जाता है, आपको पता है नमूनिया हमारे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है बड़ों में, लेकिन इसके साथ साथ यही जरासीम पेट में भी चला जाता है, वहाँ पे गैस्ट्रो भी कर देता है ये। अब ये नहीं हुआ कि पेट की बीमारियाँ या कोई गुर्दों की बीमारियाँ बाहर से गुर्दों में डायरेक्ट आ जाए, जाती है यही से, आपके एयर ट्रैकिया से जाती हैं, और आपकी जो एज़ोफेगस है, जो ग़िज़ा की नाली, इन्हीं के थ्रू जाती हैं। भाई दो ही चीज़ें हमारे पास सिस्टम में, या तो खाएंगे आप या आप सूंघेंगे आप, या एयर के जरिए जाएंगे, दो ही सिस्टम में। अगर ये एयर के जरिए जा रहा है तो फेफड़ों में जा रहा है तो ये बीमारियां आएंगी। अगर गले के जरिए जा रहा है तो फेगस में जा रहा है, स्टमक में, तो पेट की बीमारियां आएंगी। आने का सोर्स यही है, माउथ और नेजल है आप, बिल्कुल ठीक है। इनको हमें क्लियर रखना चाहिए, इसी से बीमारियां डेवलप होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसको सेंस करना बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के अंदर, ख़ास तौर पे अगर उनके एयर में कोई प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमनली नज़र आता है, फिर वो क्योंकि ज़रा बोल नहीं सकता तो वो इंडिकेट कैसे करेगा? फिर वो उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना कि इसके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग तजर्बे शुरू कर देते हैं, कान में कोई तेल डालना शुरू कर देता है, ये सारी चीज़ें किस हद तक इफेक्टिव है, ज़रा इसके बारे में अच्छी बात कर रही है। ये हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है कि वो बच्चा रो रहा है, कान में उन्होंने ड्रॉप डाल दिया, कोई ऑयल डाल दिया, नाक में हो रहा है तो उसको आपने नेज़र बगैर पूछे कुछ चीज़ आपने नाक में डाल दी। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी हो कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है, बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है। अगर नेज़ल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नेज़ल को साफ करेंगे आप उसके, और नॉर्मल सलाइन के कतरे छोटे मोटे आते हैं, छोटे बच्चों के लिए हम वो दे देते हैं, बड़े हैं तो नेज़ल ड्रॉप दूसरे आते हैं वो डाल देते हैं। नाक को रास्ता जो है नज़र का, इसको खोलना ज़रूरी है। सबसे पहले ये पैसेज जो है अगर खुला रहेगा तो आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे इतने। जब ये रुकते हैं तो सांस होती है, तो सांस बढ़ेगी, वही नज़र जब रुकेगी तो वो जो आपका जो मैट्रिक जो जमा हो रहा है, जो उसका फ्लूइड जमा हो रहा है, जो उसके पस जमा हो रहा है, वो सीधा सब के सब गले के जरिए फेफड़ों में चला जाता है, तो वो सारे इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं। तो हमें ये नजर चाहिए। अच्छा, माएँ कैसे डिटेक्ट करती हैं? वो ये होता है कि बच्चा रोता है, जब बच्चा रोता है तो चीख चीख कर रोता है, चुप ही नहीं होता वो। माँ कहती है ये चुप क्यों नहीं हो रहा है, ना तो पता ये चला कि उसकी नाक अंदर से बंद हो रही है, सांस खींच खींच के दे रहा है वो। हमें पता लगा सीने पसे भी जो
अपने आप को चेस्ट के ऊपर एग्जेजरेट कर रहा है वो, तो ये सब चीज़ें होता है तो हम आगे डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ है, इसको डिटेक्ट करना है कि वो कहती है माँ कहते हैं कान में दर्द हो रहा है, तो कान में उन्होंने दवाई डाल दी उठा के, चलो हाथ कान पे मार रहा है, तो हो सकता है कि ये मुमकिन हो। लेकिन अगर कान में कोई दर्द है तो उसकी हिस्ट्री होगी, नज़ले ज़ुकाम की, कोल्ड की हिस्ट्री होगी, कोई कफ की हिस्ट्री होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, तो कान में जाएगा। कान की डायरेक्ट बीमारियां बड़ी कम है, वो बड़ी चीज़ों में कहीं होता है ना, ऑटिज्म हो ये वो बात चीज़ें होती हैं, तो वो कुछ गंजनाइटल होती हैं, वो अलग बीमारियां आती हैं। लेकिन कान में मैं ये कहता हूँ कि अपने मदर से जो आती हैं बच्चों की, कि आप बगैर पूछे कुछ भी नहीं करें, और स्पेशली कान में कोई ड्रॉप नहीं डालें जब तक के डॉक्टर आपको नहीं कह दे। हाँ, नाक को सफाई कर सकते हैं और मुंह के जरिए गले को साफ कर सकते हैं आप उसके लिए, लेकिन कान को सेव करें। कान अगर खराब हो गया, उसका पर्दा अगर डैमेज हो गया, तो आपको पता है कि फिर सर्जरी भी होती है आगे जाके कान की, तो वो बड़ा मुश्किलात हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना अपने नेज़ल को साफ करें और बच्चों हाइजीन का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन है, हाइजीन है, और जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है मेडिसिन का उसको दें। लेकिन ये भी मैं डॉक्टरों का भी यही कहता हूँ कि ये बात नहीं है कि आपका नेज़ल फ्लू हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दी, इस तरह से कुछ भी नहीं करें। विटामिन दें, ताकत दें, विटामिन दें, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है चीज़ें, बड़ों में भी बच्चों में भी। गले की बीमारियां बड़ी इंपॉर्टेंट इन चीज़ों का, तो विटामिन दें आप उन लोगों को, बच्चों को दें, और डाइट का थोड़ा बताएं, तो मैं समझता हूँ इससे महफूज हो सकता है बच्चा जो है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अब टॉन्सिल्स एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, कैसे डेवलप होता है और फिर इसको क्योर करने के लिए अच्छा टाइम्स इसकी सर्जरी भी रिकमेंडेड हो जाती है ना, वो कौन सा स्टेज होता है और इनिशियल जो इसका फेज़ होता है वो कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए, पहले मैं चाहूँगा इस पर। बहुत ही अच्छी बात है ये। हाँ, सबसे कॉमन डिजीज़ हमारे पास जो है वो टॉन्सिल्स की होती है। टॉन्सिल असल में कुछ ऐसे लिम्फ नोड है ये, जो गले के हमारे दोनों साइड पर एक पैरा फेरिंजियल या गटर लाइन हम लोग कहते हैं, उसे एक थोड़ा सा हॉलो एरिया होता है, उसमें ये फिट होते हैं। ये भी एक लिम्फ नोड एक तरह के हैं, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। हम तो ये कहते हैं कि गले ख़राब हो गया ये तो इसको निकाल दो, जबकि निकालने से ज़्यादा इसकी अहमियत इतनी है कि जितनी भी बीमारियाँ जो नाक के थ्रू गले में पहुंचती हैं, ये उसको एरिएट करके डैमेज करते हैं। ये गले जो है इस तरह से गले के जो टॉन्सिल्स हैं आपके, ये आपके मदाफाती जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। हम इस बात को नहीं समझते। जब सबसे पहले जो बैरियर है बीमारियों का ये रोकने के लिए, यानी बैक्टीरिया फंगल हो या वो वायरस हो, ये टॉन्सिल्स होते हैं ये। अब मसला ये कि यहाँ ये भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आप कहते हैं ना कि एक जगह पानी आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो ओवरफ्लो करेगा, तो इस तरह से ये जब जरासीम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो अब ये गले सूजन हो जाती है, इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, दर्द करते हैं, स्वलन हो जाती है। उसके साथ साथ ये जो साइड की लिम्फ नोड है वो बढ़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो रोल जो टॉन्सिल कर रहे थे अब वो ओवरलोड हो गया, अब वो साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब वो बढ़ने लग गया। अब हम ये कहते हैं कि मुश्किल हो रहा है, ऐसा नहीं, ये सब ट्रीटेबल हो जाए। डॉक्टर साहब एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक